हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम को लेकर अपने लगातार वीडियो डाल रहे हैं। और जो अपना चैप्टर शुरू किया था अब निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसका पार्ट 1 अपने डाल चुके हैं। और पार्ट सेकंड जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपना विभाजन सूत्र की बात करेंगे, तो उसको मैं शुरू करने वाला हूँ आज। विभाजन सूत्र और दूरी का सूत्र, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपका बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो आता है 6 नंबर का। ठीक है। इसके अलावा अपना एक पार्ट अभी तक और आएगा इसी चैप्टर को लेकर। वैसे कंसेप्ट सारे आपके या फॉर्मूले सारे या क्वेश्चन आपके सारे इसी में पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, या कुछ ऐसे थोड़े से टफ है, बच्चों को थोड़े कठिन लगते हैं। उन सबको मैं अगले पार्ट में लेकर चलूंगा। और इसके साथ में अपने बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अपनी बुक्स के अंदर अगर आप कर लोगे तो वो आपके 6 नंबर के पक्के पक्के आएंगे। ठीक है जी। तो शुरू करता हूँ मैं विभाजन सूत्र वाले भाग को लेकर। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र होता क्या है? विभाजन सूत्र का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रेखा आपको दे दी, एक बात करते हैं अपने कि मान लो कोई रेखा है, इस रेखा को आप क्या करो, किसी बिंदु की सहायता से, मान लो इस रेखा में कोई भी एक बिंदु ले लेता हूं मैं यहाँ पे। इस बिंदु ने क्या किया, इस रेखा को दो भागों में बांट दिया। इस रेखा को दो भागों में बांट दिया। कैसे कि एक भाग तो इधर वाला हो गया और एक भाग इधर वाला हो गया, यानी कि एक बिंदु द्वारा इस रेखा को दो भागों में, या अपने कह दें कि बहुत सारे बिंदुओं के द्वारा रेखा को दो से ज्यादा भागों में बांटना क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। अब विभाजन कितने प्रकार का आपके किताब के अंदर, तो वो है जी 2 प्रकार का। जब एक तो है कि जब विभाजन आपने इस तरीके से किया कि जो विभाजन बिंदु था वो आपके इन दोनों बिंदुओं से, यानी कि आपने दो बिंदु लिए, दोनों बिंदु से एक रेखा खींची और उस रेखा के मध्य में आपने एक बिंदु ले लिया। अब इस मध्य वाले बिंदु ने क्या किया, इस रेखा को दो भागों में बांट दिया, पहला भाग इधर वाला और दूसरा भाग इधर वाला। तो एक तो ये बनेगा। दूसरा कि मान लो आपने एक रेखा ली और इस रेखा को क्या किया, इसके ऊपर रेखा को ऊपर आपने एक बिंदु लिया, ऐसा बिंदु लिया जो थोड़ा सा इसके आगे था, यानी कि मान लो ये पी बिंदु है। अब ये पी बिंदु जो है, यानी कि इस रेखा के बाहर की बात करने अपने, यानी कि इस रेखा के बाहर वाली साइड में आपने एक बिंदु लेके इस रेखा को दो भागों में बांटना है। जैसे मान लो कि एक भाग तो पूरा पूरा मान लो, इसको अपने पूरी रेखा को मान ले 3 सेमी। क्या मान ले? 3 सेमी। ठीक है। तो अगर इसको अपने लिखें तो अपने यूँ लिख सकते हैं कि ए पी बटा में बी पी। ठीक है। तो ये दो भाग बंट गए ना, यहाँ से लेकर इधर वाला भाग और यहाँ से लेकर इधर वाला भाग। तो ये भी हो सकता है कि आपको दो तरीके का विभाजन आएगा, एक तो जिसके अंदर आपको रेखा दी है और रेखा के मध्य में कोई एक बिंदु दिया है। ठीक है। और दूसरा जिसके अंदर रेखा दी है लेकिन रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया है और उस बिंदु से अपने क्या करना है, रेखा को दो भागों में बांटना है। तो जो रेखा के अंदर बिंदु दिया है, यानी कि मध्य में जो बिंदु दिया है, ठीक है, उसको अपने बोलेंगे जी अंतः विभाजन। जैसे मान लो कि ये, क्योंकि ये बिंदु है दो ए और बी, और इस दोनों बिंदुओं के मध्य में एक बिंदु है। अब ये बिंदु है वो इन रेखाखंड को, इस रेखाखंड को अंदर से विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका विभाजन हो गया अंतः विभाजन। ठीक है। अब अंतः विभाजन का क्या है कि जो बच्चे 10th क्लास का जो 30 तारीख को एग्जाम है गणित वाला, अगर उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस कंसेप्ट को एक बार नहीं देखना, क्योंकि कंसेप्ट में मत जाना। ये मैं वीडियो साथ साथ उन बच्चों के लिए भी डाल रहा हूँ जो आगे अब 10th में हुए हैं, उनके लिए भी वीडियो है ये। तो आप भाई डायरेक्ट फॉर्मूला क्योंकि आपने पहले कर रखा है, तो आपको सिर्फ अंतः विभाजन का या जो बाहर का विभाजन यानी कि बाह्य विभाजन हो उसके सिर्फ फॉर्मूले याद करने, कंसेप्ट के ऊपर आपने नहीं जाना है। लेकिन जो बच्चे कंसेप्ट के ऊपर समझना चाहते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझा दूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। कि मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा ए बी की मैंने ग्राफ के अंदर ये रेखा ली ए बी, ये ए से लेकर बी तक ये रेखा है। इस रेखा के मध्य में एक बिंदु ले लिया मैंने पी। अब ये जो पी बिंदु है ये इस ए बी रेखा को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, यानी कि दो अनुपातों में दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अगर अपने चेक करें, ठीक है, मैंने जब इस ए बिंदु को, पी बिंदु को और बी बिंदु को नीचे मिलाया तो मेरे और इसको साथ में मिलाया रेखाओं को, तो पता लगा कि मेरे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बन गया ए क्यू, यानी कि ए पी क्यू, एक त्रिभुज तो ये बन गया, और दूसरा ये बन गया। ठीक है। कौन सा? पी आर बी। ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज क्या है? बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हुए भाई? कि दोनों क्या बना रहे हैं? समकोण बना रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि दोनों आपस में समरूप है, एक जैसे त्रिभुज हैं। तो अगर इनकी भुजाओं का अनुपात मैं निकालूं, यानी कि ए पी बटा में किसका आएगा? बी पी। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए क्यू, ठीक है, बटा में किसके आएगा? पी आर के। ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में। अच्छा, और अगर मैं बात कर लूँ वाई वाली लाइन के ऊपर, अगर मैं बात करूँ तो अपने पास क्या आएगा?
पी क्यू यानी कि ये लाइन, और किसके बराबर है जी ये बी आर की। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को जो ये बिंदु है, इस बिंदु का मान निकालना है, इस बिंदु का सूत्र बनाना है। तो क्या करेंगे, अपने को एक्स का मान चाहिए और अपने को वाई का मान चाहिए। ठीक है, अनुपात अपने को दिया ए पी अनुपात पी बी कितना दिया एम अनुपात एन, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब ए क्यू अगर एक्स की दिशा में देखें अपने, तो एक्स वाली लाइन कौन सी है भाई, एक तो ए क्यू होगी और एक कौन सी होगी पी आर होगी। ये दोनों एक्स के सामने वाली है ना, बिल्कुल समांतर रेखाएं, ये भी एक्स की ये भी एक्स की, ये एक्स एक्स पे लाइन है। ठीक है, अगर अपने बात करें ये एक्स एक्स की लाइन होगी, अगर बात करें वाई एक्स की, तो वाई एक्स वाली लाइन कौन सी है भाई, देखें तो वाई एक्स वाली लाइन एक तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो ये दोनों वाई एक्स की लाइन है। तो वाई एक्स वाली तो पी क्यू होगी या बी आर होगी, ऐसी इसकी ए क्यू और पी आर होगी। अब देखते हैं कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो तीनों अनुपात बराबर हैं, तो ध्यान से देखिए कि ए पी का मान आपके पास कितना है भाई एम, बी पी का मान कितना आपके पास में एन। अब ए क्यू देख लेते हैं, अब ए क्यू का मान निकालना है अपने को। तो अगर ए क्यू को ध्यान से देखो तो ए क्यू किसके बराबर है भाई, एल एम के बराबर है ना। ठीक है, तो ए क्यू बराबर लिख दिया मैंने एल एम। अब एल एम का मान कैसे निकाल सकता हूं मैं, कि ओ से लेकर एम तक अगर मैं दूरी देखूं, ओ से लेकर एम तक, ओ से लेकर जो एम तक दूरी है, अगर इसमें से मैं ओ एल वाली दूरी घटा दूं, यानी कि इधर वाली दूरी घटा दूं, तो बीच में क्या बचेगा अकेला एल एम। तो मैंने क्या किया, ओ एम में से घटा दिया जी, ओ एम में से मैंने माइनस कर दिया ओ एल। ठीक है, तो बीच में मेरे पास बच गया ए क्यू और एल एम, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओ से लेकर एम तक कितनी दूरी है भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको हल्का सा। देखिए कि ओ से लेकर एम तक ये दूरी कितनी है, ध्यान से देखो, ये दूरी ये रही अपनी, कितनी है भाई एक्स की मान, कितना दूरी यहाँ पे एक्स है। और ओ एल का मान, ओ एल यानी कि ये दूरी, सिर्फ इतनी दूरी है, कितना मान इसका एक्स वन, तो एक्स माइनस हो गया एक्स वन, इसका मान ए क्यू का। ऐसे अगर पी आर का निकालें अपने, पी आर का मान निकालें, तो पी आर कहाँ तक है देखो भी ध्यान से, पी आर इसके बराबर है एम एन के। और एम एन कैसे निकलेगा कि अगर इस ओ एम वाले में से सॉरी ओ एन वाले में से अगर अपने ओ एम वाला माइनस कर दें, तो बीच में क्या बचेगा अकेला एम एन। तो क्या किया, ओ एन वाले में से ओ एम माइनस कर दिया। अब ओ एन दूरी कितनी थी भाई, यहाँ तक वाली दूरी कितनी है अपने पास में एक्स टू। ठीक है, तो ये हो गया एक्स टू माइनस ओ एम का मान कितना है, तो ओ से लेकर एम तक जो दूरी कितनी थी अपने पास में एक्स, तो हो गया एक्स, तो एक्स टू माइनस एक्स आ गया पी आर का मान। अब इसको अपने यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ए पी का मान आ गया एम बटा एन, और ए क्यू का मान अपना है एक्स माइनस एक्स वन, और पी आर का मान है एक्स टू माइनस एक्स। दोनों का क्रॉस गुणा किया, तो एक्स टू माइनस एक्स यहाँ पे बटा में इधर आके गुणा में, ऐसे एम यहाँ बटा में इधर आके गुणा में, तो हो गया एम गुणा में एक्स टू माइनस एक्स और एन गुणा में एक्स माइनस एक्स वन। जैसे एम की अंदर गुणा की तो हो गया एम का गुणा किया एक्स टू से एम एक्स टू हो गया, एम की गुणा एक्स से की तो हो गया एम एक्स, ऐसे एन की गुणा एक्स से की तो एन एक्स, और एन की गुणा एक्स वन से की तो एन एक्स वन। ठीक है, उसके बाद जब आगे लेके चलेंगे इसको, देखो ध्यान से, एम एक्स टू का एम एक्स टू आ गया, और माइनस का एन एक्स वन है, इसको अपने इधर लेके इसका हो गया प्लस का एन एक्स वन। ठीक है, ऐसी एन एक्स यहाँ पे पड़ा ही है, माइनस का एम एक्स इधर ले उसका हो जाएगा भाई प्लस का, तो ये होगा प्लस का एम एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स अपने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स कॉमन निकालने के बाद क्या किया, ठीक है ध्यान से देखें तो एक्स कॉमन निकाला, तो अपने पास क्या बच गया ब्रैकेट में, यहाँ बच गया एन और यहाँ बच गया एम, यानी बच गया एम प्लस एन, और इधर रंग संख्या अपने सेम टू सेम लिख ली। अब अपने को मान किसका निकालना है भाई, एक्स का निकालना है, तो मैंने अकेला यहाँ पे एक्स रख लिया, और ये गुणा में एम प्लस एन इधर किसमें हो गया भाग में, तो ये आ गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। ये आपका फॉर्मूला हो गया अंत विभाजन के अंदर एक्स का मान ज्ञात करने का। अब देखते हैं वाई का मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब अपने एक्स का मान ज्ञात किया था, तो अपने एक्स वाले पार्ट को बराबर रखा था। अब अगर अपने को y का मान ज्ञात करना है, तो ए पी बटा बी पी यानी m बटा एन के बराबर क्या रखना पड़ेगा, ये y वाला पार्ट रखना पड़ेगा। अब y वाले पार्ट का मान देखते हैं, यहाँ पे देखो पी क्यू का मान देखो कितना है भाई, अगर पी क्यू की बात करूँ ये पी क्यू है। ठीक है, अब ये पी क्यू कैसे निकलेगा कि अगर इस पूरे एम पी में से, इस पूरे एम से लेकर पी तक में से, अगर मैं ये थोड़ा मैं इसको मिटा लूँ हल्का सा, देखो कि अगर इस एम पी में से पूरे में से अगर मैं ये क्यू एम वाला पार्ट घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि पूरा एमपी कितना लंबा है भाई, वाई कितना लंबा है, वाई माइनस, अगर इसमें से क्या घटाना है मेरे को, ये इतना पार्ट, और इतना पार्ट किसके बराबर है, ए एल के, और ए एल कितना है भाई वाई वन, तो आ गया वाई माइनस वाई वन, यानी पी क्यू का मान आ गया वाई माइनस वाई वन बटा में बी आर का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो बी आर कितना है भाई, थोड़ा सा नीचे कर ले मैं, यहाँ देखो बी आर का मान कितना है, बी आर का मान है कि अगर इस पूरे बी एन में से अगर मैं आर एन घटा दूं, तो पूरे बी एन का मान कितना है भाई वाई टू। ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष है तो वाई बड़ा मान लेंगे ना अपने, वाई का मान यहाँ कितना है वाई टू है। ठीक है, और
आर एन का मान, अब आर एन किसके बराबर, भी आर एन बराबर है पी एम के पूरे के, तो किसका मान कितना भी वाई के अक्ष में वाई, तो इसका बी आर का मान आ गया वाई टू माइनस वाई। तो इसकी सहायता से अपने क्या करेंगे, ये आगे वाला मान अपने निकाल लेंगे। देखो मैं आपको दिखा दूं हल्का सा, ये रहा, ये अपने से मान निकाल लिया, यहाँ पे इसने बराबर पुट कर दिया एम बटा एन का मान, एम बटा एन बराबर होगा वाई माइनस वाई वन बटा में वाई टू माइनस वाई। तो एम वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वैसे ही आपने यहाँ पे कॉमन लेना वाई का मान, और वैसे ही बटा में आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। तो ऐसे करने से आपका वाई का मान भी आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको, जो मैं 10वीं क्लास वालों की बात कर, जिनका एग्जाम है 30 तारीख को, उनको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखें डायरेक्ट, क्यों वैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार अंत विभाजन वाले में वाई विभाजन लगाते हैं ना, और कई बार ये अंत विभाजन वाला भी कर लिखते हैं लेकिन सही नहीं लिख पाते। देखो तो मैं आपको बता दूं कि लिखने का तरीका क्या, देखो बटा में क्या, दोनों के एम प्लस एन है, यानी कि यहाँ पे एम प्लस एन लगाया, ऊपर भी क्या लगा लो एम प्लस एन लगा लो, थोड़ी जगह छोड़ के एम प्लस यहाँ लगा लिया अपने एन, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नीचे भी एम प्लस एन और ऊपर भी एम प्लस एन, जहाँ पे एम है वहां पे साथ में लगाओ एक्स टू, और जहाँ पे एन है वहां साथ में लगाओ एक्स वन, ठीक है। ऐसे अगर जहाँ पे एम है वहां साथ में लगाओ वाई टू, और जहाँ एन है वहां साथ में लगाओ वाई वन, ये आपके दोनों फार्मूले बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अंत विभाजन वाला सिस्टम आ गया। अब अपने देखते हैं वायु विभाजन वाला। तो जो 10वीं क्लास में 30 तारीख को एग्जाम वाले बच्चे हैं वो सीधा सूत्र याद रखें, उसको कंसेप्ट से कोई लेना नहीं, वहां मत उलझना आप, क्योंकि वो आपके लिए इतना लंबा चौड़ा काम करेगा, टाइम आपके पास नहीं है। लेकिन जो बच्चे 10th क्लास में हुए हैं वो सारा का सारा कंसेप्ट करके देखें, ज्यामिति इसका निकाल के देखें कि फॉर्मूला बना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10वीं क्लास वाले जो एग्जाम दें उनको शायद पहले करवा दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, और अगर नहीं है तो भाई अब करने का थोड़ा फायदा नहीं है, आपको टाइम खराब होगा आपका। अब यहाँ देखें अपने वायु विभाजन। तो बाह्य विभाजन का मतलब क्या है कि जब कोई बिंदु है वो रेखा के दाएं या बाएं स्थित है, मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे मान लो ये रेखा है ए बी और इसके बाहर कौन बिंदु स्थित है, पी स्थित है, और इस पी के बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, कैसे भाई, एक तो बन रहा है अपने पास में ए क्यू पी, कौन सा ए क्यू पी, और एक बन रहा है बी आर पी यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपसे समरूप है, इन दोनों की तुलना कर रहे हो, देखो भाई ध्यान से, वही तरीका सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। तो ए पी, क्योंकि अपने को एक इस बिंदु का निशान निकालना, ये बिंदु डिवाइड कर रहा है, तो जैसे वहां पे एपी बटा बीपी था, यहाँ भी क्या देखना अपने को, एपी बटा बीपी देखना पड़ेगा। तो एपी बटा में क्या देखेंगे, बीपी, कितना अनुपात है, पूरा अनुपात एम, और इतना कितना है एन, तो एम बटा में एन आ गया। ऐसे अब ए क्यू ये रहा, और इसके बटा में अनुपात एक्स वाली लाइन और कौन सी है भाई, बी आर, तो ए क्यू बटा में आ गया बी आर। ऐसे अगर वाई वाली देखें तो वाई वाली लाइन देखो कौन कौन सी है अपने को निकालने वाली, तो वाई में देखें तो ये रहा पी क्यू, ये वाई वाली लाइन है त्रिभुज के अंदर, ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर कौन सी लाइन है वाई वाली, पी आर, तो पी क्यू बटा में आ गया पी आर। तो पहले अपने को ए क्यू का, बी आर का, पी क्यू का, पी आर का मान निकालना है, जैसे पहले निकाला था, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो शुरू करते हैं। अगर पहले अपने देखें ए क्यू वाला, तो ए क्यू भुजा देखो ध्यान से, ये ए क्यू भुजा किसके बराबर है भाई, एल एम के। और एल एम कैसे निकलेगा कि अगर पूरे ओ एम में से, पूरे ओ एम में से अगर मैं ये ओ एल वाला हिस्सा निकाल दूं तो क्या बचेगा मेरे पास में एल एम। अब ओ एम भुजा कितनी है लास्ट तक, कितनी है भाई, एक्स है, तो ये आ गया एक्स माइनस क्या निकाला इसमें से, इतनी भुजा, इतनी भुजा का मान कितना है भाई, एक्स वन, तो एक्स माइनस हो गया एक्स वन, तो ए क्यू का मान तो आ गया एक्स माइनस एक्स वन। अब निकालते हैं बी आर का, तो बी आर भुजा कौन सी, ध्यान से देखो, बी आर भुजा अपने पास में ये, और ये किसके बराबर है, एन एम के, तो एन एम के बराबर, तो एन एम कैसे निकलेगा कि अगर ओ एम वाले में से मैं ओ एन निकाल दूं तो क्या बचेगा एन एम, ठीक है। तो ओ एम कितना है वही सेम टू सेम कितना है भाई, एक्स माइनस ओ एन कितना है, ओ एन कितना है, यहाँ पर एक्स का मान देखो कितना है, एक्स टू, तो मेरे पास में ये आ गया एक्स माइनस एक्स टू। ऐसे आप वाई वाला निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप थोड़ा करके दिखाया आपको, यहाँ पे देखो अनुपात आ गया अपने पास में एम बटा एन, वही तरीका मैंने बताया था कि पहले एक्स वाला निकालो तो एक्स वाला अनुपात ले लो साथ में, तो ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा बी आर। तो ए पी बी पी तो अपने पास एम बटा एन थे, और ए क्यू और बी का आर का मान अपने अभी निकाला है, कितना है एक्स माइनस एक्स वन बटा में एक्स माइनस एक्स टू, वही क्रॉस गुणा, वैसे इसको हल करना है, वैसे ही अपने कॉमन लेना है, तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा में एम माइनस एन। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे अंतः विभाजन में प्लस आ रहा था वहाँ पे वाई विभाजन में क्या आ गया भाई, माइनस का निशान आ गया, बाकी सूत्र सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वाई वाला फॉर्मूला देखें तो वही तरीका, क्योंकि वाई के मान अपने निकाले थे, तो वाई के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो ध्यान से, थोड़ा नीचे कर लें इसको हल्का सा, ये रो। अब वाई के लिए अपने को किसके मान चाहिए भी, एक तो पी क्यू का और एक पी आर का। तो पी क्यू का मान देखो पहले, पी क्यू कौन सा है, ये पी क्यू है। तो पी क्यू का मान कैसे निकलेगा कि अगर मैं पूरे एम पी में से अगर ये एम क्यू निकाल दूं तो क्या बचेगा, पी क्यू। अब एम पी का मान कितना पूरा वाई, और वाई में से मेरे को क्या निकालना है, ये एम क्यू, तो एम क्यू का मान कितना सामने देखो कितना भाई,
एम क्यू बराबर है ए एल के, और ए एल का मान कितना है y1। तो अच्छा मतलब पी क्यू का मान आ गया y माइनस y1। ऐसे ही मेरे को पी आर निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एम पी में से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एम आर निकालना पड़ेगा। यानी कि एम पी का मान अपने पास है y माइनस इसमें से निकालना पड़ेगा एम आर यानी कि y2। तो y माइनस y2 ये अपने को माइनस करना है, यानी कि एक तो मान y माइनस y1 आ गया, बटा में आ गया y माइनस y2। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, देखो ध्यान से, ये रहा। तो m बटा n आ गया y माइनस y1 बटा में y माइनस y2। हल करने पर y बराबर आ गया अपने पास में, अगर इसका वैसे ही क्रॉस गुणा करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, तो वही क्रॉस गुणा करके हल करोगे, तो हल करने में y का उत्तर अपने पास में आएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा में m माइनस n। तो कहने का मतलब x और y के मान अपने पास दोनों ही आ गए। फर्क क्या अंत विभाजन y विभाजन वाले में से, कि अंत विभाजन के अंदर क्या था, प्लस का निशान था बीच में, और y विभाजन में क्या था, माइनस का निशान था। और पता कैसे लगा y विभाजन का, कि आपको बिंदु बाहर देगा तो y विभाजन वाला लगाना है, या फिर अगर बिंदु दोनों के मध्य देगा तो आपको अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर ज्यादातर सवालों के अंदर लिखा ही होता है कि भाई इसका अंत विभाजन करो और इसका y विभाजन करो, अगर नहीं लिखा तो ये बात आप ध्यान में रखना। फॉर्मूला याद रखने तकनीक मैंने आपको बताई दी, कि जैसे मान लो ये y विभाजन वाला देखना है, तो नीचे क्या है m माइनस एन दोनों के, तो नीचे तो m माइनस एन नहीं लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे m माइनस एन। अब पहले m के साथ क्या लगाना है अपने को, 2 वाला पार्ट लगाना है, तो ये होगा x2 और ये होगा n के साथ में x1, ऐसे यहाँ पे y2 और y1, तो आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। अब मान लो कि एक स्पेशल केस है, इसका मध्य बिंदु सूत्र बनता है इससे। तो मान लो कि कोई बिंदु P है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, और उसका अनुपात है 1:1, यानी कि बराबर अनुपात है। अगर बीच में है कोई रेखा है, मान लो ये मान लो रेखा अपने पास है 4 सेमी की, और इसको बीच में कोई बिंदु डिवाइड करता है, इधर भी 2 रहती है इधर भी 2 रहती है, तो अनुपात समान है ना, 2:2। ऐसे उसने कहा भी कोई भुजा 2 सेमी की है, तो अनुपात कितना होगा, 1:1, यानी कि अनुपात बिल्कुल समान होगा, यानी कि m अनुपात है अपने पास में 1:1। और आपको क्या करना है, उस P के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने क्या करना है, जहां पे आपने m और n लिखा है ना, वहां पे क्या रख दो, एक रख दो। कौन से सूत्र में, क्योंकि मध्य में कर रहा है तो मध्य में कौन आएगा, अंत विभाजन वाला सूत्र आएगा ना, क्योंकि बाहर करता है फिर तो कौन सा लगाते, y विभाजन वाला लगाते। तो क्या किया, इसमें अपने अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो अपने पास क्या आया, m का मान 1 रखा, बाकी सेम टू सेम x2 x1, तो ठीक है, यहाँ पे m का मान 1 और n का मान 1, तो 1 + 1 कितना, 2। सूत्र बन गया x2 + x1 बटा में 2, और नीचे बन गया y2 + y1 बटा में 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 + x2 पहले, x1 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x के निर्देशांक का जोड़ का आधा और y के निर्देशांक का जोड़ का आधा किसके बराबर होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उससे आ जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके मध्य बिंदु को लेकर बन सकता है। ठीक है, अब अपने शुरू करते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर टोटल क्वेश्चन लेके चलूंगा, लेकिन सिर्फ उन क्वेश्चनों को मैं छोड़ रहा हूं जो थोड़े से काफ़ी बड़े पार्ट में हैं। और वैसे सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, उनका कंसेप्ट इसके अंदर आ चुका है सारा का सारा, लेकिन जो बड़े पार्ट वाले क्वेश्चन हैं थोड़े से लेंथी टाइप के, जिसमें 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे ही उसने पूछ लिए हैं, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। फिलहाल आपको इन क्वेश्चनों से करने से आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा कि कहाँ पे सूत्र का यूज अपने को कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -2 1 और 5 2 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंत विभाजित करता है। अब अंत विभाजित का नाम आ गया, तो पहले अंत विभाजन के अपने क्या लिख लिए, फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है जी, अनुपात क्या है, 2:3, यानी m और n का मान कितना है, m का मान 2 और n का मान 3, तो यहाँ पे m का मान 2 n का मान 3 अपने लिख दिया। ठीक है जी, इसमें भी अब देखना x2 और x1 का मान, तो पहले वाला वो तो मैंने आपको दूरी वाले सूत्र के अंदर भी करवाए हैं। तो ये इसका मान किसका है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ऐसे यहाँ पे ये x2 का है और ये भाई किसका है, y2 का है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x2 का मान कितना है भाई 5, x1 का मान -, तो दोनों लिख दिए। ऐसे y2 का मान 2, y1 का मान 1, तो y2 का मान 2 और y1 का मान 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटाए 4 बटा में 3 और 2 5, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7 बटा में 5, तो ये आपके दोनों के दोनों के आगे निर्देशांक आ गए। ऐसे ही मान लो ये इसी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अंतर ना लिख के क्या लिख देता, बाह्य लिख देता, तो यहाँ पे निशान किसका आता भाई, माइनस का। ठीक है, समझे बात। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इस टाइप का आएगा, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि x अक्ष है वो बिंदुओं a 3 - 5 व b -4 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि अनुपात आपको देना और अनुपात आपसे पूछ ले। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा x अक्ष वाला, एक बनेगा y अक्ष वाला, और एक आपको बिंदु दे ही देगा वो, जैसे कोई बिंदु दे देगा 2 - 3, ठीक है, जिसमें x और y का आपको दोनों का उत्तर आपको दे देगा। अब x अक्ष की बात करें, इसका मतलब क्या है, अगर x अक्ष की बात करें तो y का मान क्या होगा भाई 0, यानी कि y बराबर 0 हो गया।
अगर y की बात करें इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर x अक्ष की बात करें तो आपको y वाला जो फॉर्मूला है वो 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। यानी कि y का फॉर्मूला ये था, इसको अपने 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ पे अपने m का n का मान अपने को पता नहीं, वैसे का वैसा लिख दिया। और y2 और y1 का मान आपको पता है, y2 का मान 7 और y1 का मान -5, वो अपने यहाँ लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे m प्लस एन बटा में इधर आगे गुणा में जिया हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7m और 5 गुणा की n से तो कितना का माइनस का 5n, -5 ने इधर उसका हो जाएगा प्लस का 5n, तो 7m बराबर 5n, n इधर गुणा में इधर लिया किसमें भाग में, और 7 इधर गुणा में इधर किसमें हो गया भाग में, तो हो गया m बटा n बराबर हो गया 5/7, यानी कि m अनुपात n आ गया 5:7। ऐसे ही मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा होता y अक्ष, तो आप क्या लिखते, x वाला फॉर्मूला लेते, इसके बराबर लिखते 0 के, क्योंकि y वाले x के ऊपर क्या होता है, x का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और अगर कोई बिंदु दिया होता तो वहां पे क्या करते हैं आप, वो मान लिखते। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु देता 2 और -3, तो चाहे तो आप x वाला लगा लेते, चाहे आप लगा लेते y वाला, क्योंकि दोनों के मान आपको पता है, दोनों में से एक ही फॉर्मूला आपने लगाना है, चाहे x वाला लगा लेते, चाहे आप लगा लेते y वाला, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। तीसरे में क्या दिया कि आपको बिंदु दिया है a5 और b के निर्देशांक आपको दिए नहीं, आपको निकालने हैं, और x और y का मान आपको दे दिया है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला अंतःविभाजन वाला है, फॉर्मूला रखो। फॉर्मूले के अंदर आपको क्या किया इसने कि b के निर्देशांक क्या होते हैं भी x2 और y2, यानी कि x2 और y2 आपने निकालना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो x2 का मान खाली छोड़ दो, यहाँ पे बाकी जो मान पुट कर लो। m का मान कितना है भाई 3, n का मान 4, तो m का मान 3, n का मान 4, ऐसे 3 + 4 नीचे, और x का मान कितना लिखा है इसने -1, तो यहाँ x की जगह क्या लिख लिया अपने -1, तो 3 + 4 7, 7 इधर लगेगा किसमें गुणा में, कितना हो गया -7। ऐसे यहाँ पे 3 गुणा x2 से की 3x2, 4 दूनी 8, 8 प्लस के इधर आके -8 बराबर क्या बच गया 3x2, तो -7 और -8 -15, और गुणा में 3 इधर आके भाग में, तो 15 में 3 का भाग दिया कितना आ गया भाई 5, तो x2 का मान आ गया -5, ठीक है। ऐसे अगर y की बात करें, अगर अपने y की बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू रखो, y का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है। और थोड़ा दिखा दूँ मैं आपको, देखो ध्यान से, ये रहा P बिंदु दे रखा ना, यहाँ पे y का मान कितना है 2, तो y का मान 2 रख दिया, m का मान वही 3, n का मान वही 4, y2 का मान पता नहीं, और y1 का मान अपने को पता है कितना 5 दिया है। तो 3 + 4 7, और 7 दूनी इधर आके 14, ऐसे 5 चौका 20, इधर आके माइनस में 14 -20 बराबर क्या बचेगा 3y2, और y2 का मान आ जाएगा 14 में 20 कटाए -6, गुणा में 3 इधर आके भाग में, तो y2 का उत्तर आ गया अपने पास में -2, यानी कि x2 का मान अपने पास में आया था -5, y2 का मान -2, तो ये आपके y2 v के निर्देशांक आ गए। यानी कई बार ऐसे भी करता है कि आपको a या b में से कोई निर्देशांक छोड़ देता है, तो कुछ भी चेंज नहीं है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, वही मान रखने हैं। बस इस बार पहले आप क्या करते थे, x और y का मान निकालते थे, इस बार आपको इनमें से x2 और y2 का या फिर x1 का और y1 का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके बन के आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि यदि कोई रेखा है x + y = 4, और वे इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने में रेखा है उसको किस अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि इस बार एक रेखा दे दी आपको, कोई भी बिंदु नहीं दिया, ना ही आपको x अक्ष दिया, ना ही आपको y अक्ष दिया, सिर्फ एक समीकरण दे दी। तो आपने क्या करना है, इस समीकरण के लिए पहले x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समीकरण में क्या है x + y = 4। अगर अपने को x मान पता होगा, y का मान पता होगा, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का मान रख देंगे, अपने पास में अपना अनुपात आ जाएगा। लेकिन पहले इसलिए क्या किया, पहले x का फॉर्मूला लगाया और यहाँ लगाया y का फॉर्मूला, तो जो मान अपने को पता है वो यहाँ पे लिख दो। देखो ध्यान से, तो x का मान m का अनुपात n तो अपने को पता ही नहीं है, निकालना है, तो m अनुपात n तो वैसे का वैसा सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, x2 का मान कितना है भाई 5, x1 का मान -1, ऐसे यहाँ पे y2 का मान 7 और y1 का मान 1, और जब इसको अपने सॉल्व करके लिखेंगे तो 5 गुणा m से की तो 5m, और n की गुणा 1 से की तो कितना आएगा n का n, और माइनस से प्लस की गुणा माइनस, तो 5m - n बटा में m + n, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 7m + n बटा में m + n। तो ये x और y के मान अपने पास में आ गए। अब इसको रख दो इस समीकरण में, देखो भाई ध्यान से, तो यहाँ पे अपने पास x और y के मान आए, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लूँ इसको मैं, थोड़ा मान आपको दिख जाए, ये लो, ठीक है। x और y के अपने मान अपने पास आ गए, इसको यहाँ पे रख दिया आपने, दोनों को, दोनों यहाँ पे रखे, तो तुम ले कितना आ गया भाई m + n, और 5m और 7m कितने हो गए 12m, और -n से +n क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 12m बटा में m + n बराबर आ गया 4, बटा वाला m + n इधर आके गुणा में, तो जब 4 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4m + 4n, तो 4m इधर ले आए क्योंकि m वाली संख्या की तरफ कर लेते हैं, तो 12 में से 4 कितने बचे 8m, बराबर बच गया 4n, और n को इधर ले भाग में और 8 को ले जाओ इधर भाग में, तो ये m बटा में n बराबर आ जाएगा 4 बटा में 8, यानी कि 1 बटा में 2, यानी अनुपात आ गया 1:2। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अनुपात ज्ञात करने वाले के अंदर कि x अक्ष का दे दे तो फिर आप y के बराबर 0 रख दोगे,
अगर वाई एक्स दे दे तो एक्स वाले सूत्र के सामने जीरो रख दोगे। अगर कोई बिंदु दे दे तो उस बिंदु में से चाहे एक्स वाला लगा देना चाहे वाई वाला लगा देना, और अगर समीकरण दे दे तो पहले एक्स और वाई का मान ऐसे निकालना है और फिर उस समीकरण के अंदर रख देना, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपके पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मध्य बिंदु वाले सूत्र की, कि मध्य बिंदु वाला कैसे निकालना है। देखो भाई ध्यान से, तो मध्य बिंदु में क्या हुआ कि आपको दो बिंदु इसने दे दिए, एक ए और ए बी आपको दे दिया, ए दिया -4 0, बी दिया 0 6। इस रेखाखंड को अपने 4 बराबर भागों में बांटना है, और जितने भागों में बांटोगे उन सबके जो बिंदु आएंगे उन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो अभी सूत्र क्या था मध्य बिंदु का, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो क्या करना है, पहले ए और बी का मध्य बिंदु कौन है भाई, सी, तो सी के निर्देशांक निकालेंगे तो ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लो, यानी x1 कितना है -4 और x2 कितना है 0, तो -4 + 0 बटा में 2 कितना आएगा -2। ऐसे y1 + y2 यानी कि 0 + 6, और 6 में 2 का भाग कितना आएगा 3, तो सी के निर्देशांक आ गए -2 और 3। अब ए और बी का मध्य बिंदु था सी, ऐसे ही अब ए और सी का मध्य बिंदु कौन है, डी, तो ए और सी का मध्य बिंदु निकालोगे इसका उत्तर आएगा डी का। ऐसे ही अगर सी और बी का मध्य बिंदु निकालोगे तो इसका उत्तर आएगा ई का, तो वो अपने यहाँ निकाल लेते हैं। देखो भाई ठीक है, चलो तो ये अपने डी वाले के अंदर क्या किया, ए और सी का मध्य बिंदु जोड़ दिया उसमें, -4, x1 का मान -4 था, x2 कितना था अपने पास में -2, ऐसे x1 था 0 और y1 था 0 और y2 कितना 3, तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये आंसर आ, तो ये आएगा डी के निर्देशांक। ऐसे ई के निकालने तो बी और सी का मध्य बिंदु कर दो, तो सिंपल तरीका है, यानी कि हर बार x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा में 2 करना है, x वाले जोड़ के आधा कर दो और y वाले जोड़ के आधा कर दो, ये आपके मध्य बिंदु आते जाएंगे। ऐसे मान लो इसके अगर 4 ना करने होते अपने को 8 भाग करने होते, मान लो यहाँ भी एक भाग निकालना था यहाँ भी एक भाग निकालना होता, तो क्या करते, यहाँ पे निकालने के लिए ए और डी का मध्य बिंदु, यहाँ पर निकालने के लिए डी और सी का मध्य बिंदु, यहाँ निकालने के लिए सी और ई का मध्य बिंदु, और यहाँ निकालने के लिए ई और बी का मध्य बिंदु। तो कैसे भी आप आगे से आगे कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला वही है, एक्स के निर्देशांक का आधा और वाई के निर्देशांक का आधा। तो मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन नॉर्मल इजी कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके लिए ज़रूरी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसके अंदर आ चुके हैं, वो मैंने सारे के सारे इस विभाजन वाले फॉर्मूले में लिए। तो विभाजन से संबंधित आपका जो 9.2 चैप्टर है और 9.1 जो दूरी सूत्र वाला है, ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है या थोड़े टफ हैं, मैं उन क्वेश्चनों को या कुछ भी प्रॉब्लम आपको इन दोनों पार्टों में आए, वो दोनों पार्टों से संबंधित समस्याओं को आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं तीसरे पार्ट के अंदर उनका एक वीडियो आपको अलग से बनवा दूंगा। उसके साथ ही अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि अपने जो काम कर चुके हैं लगभग फर्स्ट डिवीजन से ऊपर वाला काम अपना हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा, जितनी वीडियो मैंने डाली है मैथ की 80/80 प्लेलिस्ट अपनी पढ़ी है, द ट्यूशन सेंटर चैनल के, जब अपना चैनल आप खोलोगे यूट्यूब वाला तो उसके अंदर अपना ये 80 मैथ की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 80/80 वाली, उसके अंदर लगभग 27-28 वीडियो आएगी, और 28 वीडियो को जब आप देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 60 से ऊपर मार्क्स आपके पक्के हैं। बस आपको करने हैं सारे के सारे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अपने पास में जो चैप्टर बच गए इसका एक पार्ट और डालूंगा, मैंने आपको बता दिया, जो भी समस्यात्मक प्रश्न उनको अपने लेंगे, तो उस एक पार्ट को छोड़ के अब अपने पास में 10वें चैप्टर से लेकर और 16वें चैप्टर तक का मैटर अपना पेंडिंग रहा है, और कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम से पहले 1-2 चैप्टर आपको और करवा सकूं। बाकी अपना सिलेबस चलता रहेगा, जो बच्चे नए आए हैं 10वीं क्लास में उनके लिए तो काफ़ी टाइम पड़ा है और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।